पुरानी बात है कि मुल्क बहारिस्तान की एक बस्ती में एक गरीब कम्हार नसीब बख्ता रहता था। वो सारा दिन मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को अपने गधे पर उन बर्तनों को लाद कर शहर में बेचता। इसी बस्ती के करीबी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था जिसने बस्ती वालों का जीना दो भर कर रखा था। बस्ती के न जाने कितने ही लोग और जानवर इस दरिंदे की भेंट चढ़ चुके थे। एक रोज कम्हार अपने काम से थका हारा वापस आया। थकन की वजह से इसने गधे को अस्तबल की बजाय सहन में ही बांध दिया और खुद सोने चला गया। दूसरी तरफ शेर जंगल में अपने शिकार की तलाश में अपने गार से बाहर निकला कि अचानक शदीद तूफान शुरू हो गया। तूफानी हवाएं इस कदर तेज थीं कि दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। शेर शिकार को तो भूल गया और तूफान से बचने के लिए किसी छत की तलाश में भागा। उसे बस्ती के करीब एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई जो कि गालिबन खाली थी। शेर इसमें दाखिल हो गया और वहीं सो गया। दूसरी तरफ तेज बारिश के शोर से कम्हार की आंख खुल गई और उसे अचानक याद आया कि इसने तो अपना गधा दरख्त के नीचे बांध दिया था। वो बेचारा तो बारिश में भीग रहा होगा। तो वो फौरन झोंपड़ी से बाहर निकला ताकि गधे को बारिश से बचाकर अस्तबल में ले आए। लेकिन जब वो सहन में दरख्त के नीचे पहुंचा तो देखा कि गधा गायब है और वहां सिर्फ एक जंजीर पड़ी हुई है। मालूम होता है कि मेरा गधा जंजीर खुलवाकर बारिश से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग निकला है, लेकिन मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? एक झोंपड़ी से निकलकर दूसरी झोंपड़ी में पनाह ले ली होगी। वो बारिश में ही गधे की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो बारिश में भीगता हुआ एक ही तरफ चला जा रहा था। 1 घंटा गुजरने के बाद वो एक वीरान झोंपड़ी के पास पहुंचा। आसमान पर वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी जिसकी वजह से रोशनी पैदा हो रही थी। इसी रोशनी में उसने देखा कि दरवाजे के एक तरफ एक जानवर सोया हुआ है। कम्हार चिल्लाया, मिल गया मेरा गधा। अड़ियल यहाँ मजे से पड़ा सो रहा है। मैं जंगल में तुम्हारी तलाश में 1 घंटे से मारा फिर रहा था। दरअसल ये वही खूंखार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए इस झोंपड़ी में पनाह ली थी। कम्हार नसीब बख्ता ने अंधेरे की वजह से अपने गधे और शेर में कोई फर्क महसूस न किया और गुस्से की वजह से इसके सर और कंधे पर 2-4 हाथ जड़ दिए। साथ ही छलांग लगाकर इसकी पीठ पर सवार हो गया। इस डर से फंदा सख्त किया ताकि रास्ते में कहीं भाग न निकले। साथ ही कम्हार चिल्लाया, बड़े जिद्दी और गौदी किस्म के जानवर हो। तुमने जंजीर खोलकर भागने की हिम्मत कैसे की? अब तुम इतने दलेर हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में टामक टोइयां मारता फिरूं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आइंदा भाग निकलने की कोशिश की तो चारे में जहर मिला के खिला दूंगा। ये सुनकर शेर कांप गया और इसके औसान खता हो गए। इसने सोचा, अगर हुक्म अदौली करता हूँ तो ये कहीं मुझे वाकई हलाक न कर दे। बेहतरी इसी में है कि इसका हुक्म माना जाए। तारीक जंगल और बारिश में दौड़ते हुए शेर बहुत खौफजदा था कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। उसे अपनी गर्दन में रस्से का फंदा बहुत ज्यादा मजबूत महसूस हुआ। आखिरकार वो जंगल के किनारे एक झोंपड़ी के सामने रुका। कम्हार उसे घर के अंदर ले आया और सहन में दरख्त के साथ जंजीर से आधी रात को बांध कर सोने के लिए अंदर चला गया। सुबह हुई तो बस्ती के लोग कम्हार नसीब बख्ता के घर के आगे से गुजरने लगे। अचानक उन्होंने दरख्त से 1 कदम आगे शेर को जंजीर में बंधा हुआ देखा। सब हैरान और शशदर रह गए। ये खबर देखते ही देखते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि कम्हार नसीब बख्ता ने जिंदा शेर को पकड़ा है। गांव वाले इसके घर के सामने इकट्ठे होकर शेर को देखने लगे और इसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कम्हार नसीब बख्ता की दलेरी की ज्यादा तारीफ इसलिए भी की क्योंकि ये शेर उनकी बकरियों और भैंसों को खा गया था। लोगों ने शेर को मारने की बहुत कोशिश की मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। कम्हार नसीब बख्ता ने लोगों को बताया कि इसने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो तो अपने गुमशुदा गधे को पकड़कर घर ले आया है। वो लोगों की बातें सुनकर ये बिल्कुल भी न समझ सका कि गधा शेर में तब्दील कैसे हो गया। लेकिन जब कम्हार ने अपने गधे की जगह वाकई शेर को बंधे हुए देखा तो वो खौफ से बेहोश होकर गिर पड़ा। इसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाई और इसकी बहादुरी की बहुत दाद दी। इसी मुल्क बहारिस्तान का बादशाह दारागुल हमसाया मुल्क के दागिस्तान के आए दिन हमलों की वजह से बहुत परेशान था। उनकी आपस में खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। दागिस्तान का बादशाह औरंग शुजा बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो बहारिस्तान का बहुत सा इलाका नाजायज तरीके पर अपने कब्जा में करना चाहता था। बादशाह दारागुल ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया, लेकिन वो ये भी जानता था कि दुश्मन की फौज कई गुना ज्यादा और ताकतवर है। उसे इन दिनों एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो इसकी फौज की सही तरह से कमान कर सके ताकि दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगाया जा सके। इसने फौरन अपने वजीरों और मशीरों को बुलवाया
ان میں سے ایک وزیر جس کا نام فتح جنگ تھا، اسے اچانک یاد آیا کہ کمار نصیب بختہ تو بہت دلیر اور بہادر انسان ہے جس نے اکیلے شیر کو پکڑ لیا ہے۔ اس نے بادشاہ دارا گل کے حضور ساری کہانی بیان کر دی اور کہا، ذل سبحانی، نصیب بختہ ہی ایک ایسا آدمی ہے جو ہماری فوج کی صحیح طرح سے کمان کر سکتا ہے اور ہم اپنے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ دارا گل نے فوراً ایک پیغام رساں کو نصیب بختہ کے گھر بھیجا۔ جب اسے پیغام رساں سے معلوم ہوا کہ اسے فوج کا سپہ سالار بنایا جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گیا اور پیغام رساں کے ساتھ تیار ہو کر بادشاہ دارا گل کے شاہی محل میں پہنچا۔ بادشاہ نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ بادشاہ نے اسے اگلے روز دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ نصیب بختہ کی سٹی گم ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں میں ایک کمہار نصیب بختہ اور کہاں فوج کا سپہ سالار۔ گدھے نے تو شیر میں تبدیل ہو کر مجھے واقعی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ آخرکار غریب اور جاہل کمہار نصیب بختہ کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی کبھی گھوڑے پر سواری کی تھی۔ وہ گھر آیا تو شیر پر برس پڑا، تم گدھے سے شیر کیسے بن گئے؟ یہ ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے، نہ تم گدھے سے شیر بنتے اور نہ میں کمہار سپہ سالار بنتا۔ اس کی بیوی اپنے خامد کی بات سن کر کہنے لگی، کیوں بیچارے شیر کو کوستے ہو؟ اس کا قصور نہیں ہے نصیب بختہ، تمہارے تو بخت جاگ گئے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں سپہ سالار بنا دیا۔ لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں، ہمت نہ ہارو، خدا ہماری مدد ضرور کرے گا، وہ بڑا ہی کارساز ہے۔ دوسرے روز کمہار سپہ سالار نصیب بختہ تیار ہو کر بیوی کے ہمراہ شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ دارا گل اس سے مل کر بہت خوش ہوا، ان کی اچھی طرح سے خاطر مدارت کی۔ بادشاہ نے اسے فوج کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا اور کہا، ہمسایہ ملک کا بادشاہ اورنگ شجاع جنگی تیاریوں میں مصروف ہے، وہ آئے روز ہمارے علاقے پر ناکام حملے کرتا رہتا ہے اور منہ کی کھاتا ہے۔ ہماری فوج بھی جنگ کے لیے تیار ہے، تم اس کی صحیح طور پر کمان کر سکتے ہو۔ کل صبح دشمن سپاہی ہماری طرف بڑھیں گے، تم فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو تاکہ وہ ادھر کا رخ دوبارہ نہ کر سکے۔ کمہار سپہ سالار نصیب بختہ اور اس کی بیوی کے رہنے کے لیے بادشاہ دارا گل نے ایک شاندار مکان تیار کروایا۔ اس میں ایک استبل بھی تھا جس میں ایک طاقتور سیاہ گھوڑا اسے میدان جنگ میں لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کمہار سپہ سالار کو ساری رات نیند نہ آئی، وہ بہت پریشان تھا کیونکہ گھڑ سواری اسے نہیں آتی تھی۔ کمہار سپہ سالار نے سوچا، اگر میں گھوڑے سے نیچے گر گیا تو ہر کوئی مجھ پر ہنسے گا اور کہے گا کہ فوج کا سپہ سالار گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ میں علل صبح اٹھ کر گھوڑے پر سواری کرنے کی کوشش کروں گا۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی کو جگایا۔ وہ دونوں استبل میں گئے جہاں ایک خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ سپہ سالار نصیب بختہ نے کہا، یہ گھوڑا تو بہت لمبا ہے، میں اس پر سواری کیسے کروں گا؟ اس کی بیوی نے مشورہ دیا، یہ میز گھوڑے کے قریب کر لو اور اس پر پاؤں رکھ کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ کمہار سپہ سالار میز کی مدد سے گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دشواری کے بعد وہ گھوڑے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ذہن میں پھسلن بہت ہے، میرے دونوں پاؤں رکابوں کے ساتھ باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں ہی گر جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہیں سے رسہ تلاش کیا اور خامد کے پاؤں کو رکابوں سے باندھ دیا، پھر رسے کو گھوڑے کے نیچے سے لے جا کر دونوں رکابوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ کمہار سپہ سالار نصیب بختہ کی بیوی نے ایک کمال یہ دکھایا کہ اس نے خامد کی کمر کو رسی سے اچھی طرح لپیٹا اور اسے ذہن کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ کمہار نصیب بختہ نے کہا، اب میرے ہاتھ بھی گھوڑے کی گردن سے باندھ دو۔ منہ زور گھوڑا استبل سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس سے پہلے کہ کمہار کی بیوی اس کی گردن سے رسا باندھتی، گھوڑا اچانک اچھلا اور باہر نکل گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کمہار نصیب بختہ گھوڑے کی پیٹھ پر ایک بوری کی مانند بیٹھا ہوا تھا، وہ صرف رسوں کی مدد سے نیچے گرنے سے بچا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کمہار سے فوج کا سپہ سالار بنا دیا، اس ملک کی حفاظت اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میں تو ایک جاہل اور گنوار انسان ہوں، اپنی مہربانی سے میری مدد فرما اور مجھ کمزور انسان کی جان بھی بچا دے۔ سیاہ گھوڑا بڑی تیزی سے گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس نے شہر کی طرف جانے والے دروازوں کو اپنے سموں سے توڑ پھوڑ دیا اور کھلے کھیتوں کی جانب نکل گیا۔ اس نے ندیوں اور باڑوں کو پار کیا۔ اب سپہ سالار کمہار کا گھوڑا میدان جنگ کی طرف آ گیا اور دشمن کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ گھوڑا کس طرف جا رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ جب کمہار نصیب بختہ کا گھوڑا ایک درخت کے قریب سے گزرا تو اس نے درخت کی ایک شاخ پکڑ لی۔ وہ اس طرح سے گھوڑے کو روکنا چاہتا تھا
कम्हार नसीब बख्ता ने दरख्त की शाख को इस जोर से पकड़ा कि दरख्त की मोटी शाख टूटकर इसके हाथों में आ गई। भागते भागते इसने अगले दरख्त को भी ऐसे ही पकड़ा, उसकी भी शाख इसी तरह टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के खैमों के बाहर एक सिपाही खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसने अपने दुश्मन की जानिब से एक घुड़सवार को देखा जो अपने हाथों से दरख्तों को तोड़ता हुआ बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो समझ गया कि ये वही सिपा सलार है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था और अब इसने हमला करने की गर्ज से हमारी तरफ बढ़ते हुए दरख्तों की शाखों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर इसने हमें भी दरख्त की शाखों की मानद तोड़ना शुरू कर दिया तो सिपाहियों की हड्डी पसली एक हो जाएगी। मालूम होता है कि सिपा सलार कोई मामूली आदमी नहीं है, वो जरूर कोई देव है। सिपाही खौफनाक मंजर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर इसकी निगाह सिपा सलार के पीछे पड़ी। दुश्मन की फौज मुकाबला करने के लिए सर पर आन पहुंची थी। सिपाही के खौफनाक अंदाज में चीखने और चिल्लाने से दुश्मन के खेमों में एक खलबली सी मच गई। वो बराबर चिल्ला रहा था, दौड़ो दौड़ो, अपनी जानें बचाओ। जिंदा शेर को पकड़ने वाला मशहूर सिपा सलार एक भारी भरकम फौज लेकर आ चुका है। जिस फौज का सिपा सलार इतना ताकतवर हो वो हमारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर दुश्मन के सिपाही खौफजदा हो गए और वो सब घोड़ों पर भाग खड़े हुए। उनका बादशाह औरंग शुजा अपने खेमे में बैठा हुआ मैदान जंग की सूरत हाल देख रहा था। जंग का पासा अचानक पलट जाने पर वो घबरा गया और अमन हासिल करने के लिए इसने एक खत लिखा और खेमे में खत रखकर बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के पीछे भागा। खौफजदा बादशाह ने पीछे मुड़कर भी न देखा। जब कम्हार नसीब बख्ता का घोड़ा दुश्मन के खेमों के करीब से गुजरा तो वो खुद ब खुद ही रुक गया। इसने कांपते हाथों से रकाबों से अपने पांव खोले तो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ये तो खुदा का करना, पीछे मुड़कर भी न देखा। जब कम्हार नसीब बख्ता का घोड़ा दुश्मन के खेमों के करीब से गुजरा तो वो खुद ब खुद ही रुक गया। इसने कांपते हाथों से रकाबों से अपने पांव खोले तो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ये तो खुदा का करना अच्छा हुआ कि उसे घोड़े से नीचे गिरता हुआ किसी ने न देखा। उसने दुश्मन की तरफ निगाह दौड़ाई। वो सब दुम दबाकर भाग चुके थे। वो बादशाह के खेमे में दाखिल हुआ तो इसकी निगाह एक खत पर पड़ी जो इसने जेब में रख लिया। कम्हार सिपा सलार नसीब बख्ता पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो वो अदब से झुकना शुरू हो गए। जब वो घर पहुंचा तो इसने बीवी को जेब से खत निकाल कर देते हुए कहा, ये खत बादशाह दारागुल के पास शाही महल में ले जाओ। और हाँ भली मानस, एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो, खुदा ने हमारी इज्जत रख ली है। मैं अपनी आइंदा जिंदगी में घोड़े की पीठ पर कभी नहीं बैठूंगा। खत बादशाह को दे दो। इसमें क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, बादशाह को ये जरूर बता देना कि दुश्मन डर कर भाग गया है और वापस हमारे मुल्क की तरफ कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। मैं अब सोने जा रहा हूँ। मेरा जोड़ जोड़ हिल गया है। घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर रखी है। कम्हार सिपा सलार नसीब बख्ता की बीवी खत लेकर शाही महल की तरफ रवाना हो गई। जब बादशाह दारागुल ने दुश्मन बादशाह औरंग शुजा का खत पढ़ा तो इसने अपने नए सिपा सलार की बहुत तारीफ की और कहा, आपका खामद इस वक्त कहाँ है? कम्हार की बीवी बोली, हुजूरे वाला, वो बहुत थका हुआ है और घर में आराम कर रहा है। आपका हुक्म हो तो मैं उसे जगा दूं और आपकी खिदमत में भेज दूं। बादशाह दारागुल ने कहा, नहीं, उसे अब जगाना मत, आराम करने दो। सुबह हमारे पास भेजना, हम उसे इनाम से नवाजेंगे। कम्हार की बीवी बोली, जी बहुत अच्छा जनाब। और वो वहाँ से चली गई। सुबह हुई तो कम्हार सिपा सलार नसीब बख्ता पैदल ही घर से रवाना हो गया। गलियों में लोग इसके इस्तकबाल के लिए रंग बिरंगी झंडियां लिए खड़े थे। वो खुशी का भरपूर इजहार कर रहे थे। वो ये जानते थे कि इस सिपा सलार ने दुश्मन को मार भगाया है। हमारे सिपा सलार में कितनी सादगी है। घोड़े पर सवार होने के बजाय पैदल ही शाही महल जा रहा है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कम्हार सिपा सलार नसीब बख्ता शाही महल में पहुंचा तो बादशाह दारागुल ने उसे बड़ी इज्जत से अपने करीब वाली कुर्सी पर बैठने का शरफ बख्शा। वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते रहे। इसके बाद बादशाह दारागुल ने उसे ढेरों इनाम से नवाजा। मुल्क में अमन हो गया। लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन मुल्क के बादशाह ने दोबारा कभी हमला करने की जसारत न की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।